नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ मैशदान जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। अभी आज ही खबर आई कि 2 पॉइंट्स और नीचे हमारा इंटरेस्ट रेट गया है, 13% पे आ गया है। तो क्या इससे हम खुश शायद समझें? क्योंकि कुछ वो लोग जो बेचारे मेरे ख्याल में फ़िक्स डिपॉजिट वाले हैं, उनको तो शायद उनके लिए बेहतर हो या ना हो, लेकिन बिजनेस के लिए क्या बेहतर होगा और व्हाट डज इट इंडिकेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अगर आप पिछले चंद माह में देखें, जब से मॉनेटरी ईजिंग शुरू हुई है, 9% कट हुआ है पाकिस्तान का पॉलिसी रेट, 22% से 13% पे आ गया। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। नंबर 2, ये करने की गुंजाइश क्यों मिली? पाकिस्तान की जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, जिसको CPI इन्फ्लेशन आप फहम ज़बान में कहते हैं, वो 4.9% पे है नवंबर में। पिछले नवंबर में ये 29% पे थी। तो अफरात ज़र में, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में एक खातिर खा कमी आई है, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि डिमांड कम हुई और कुछ डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ की फूड कमोडिटीज़ जो हैं वो बेहतर हुई पाकिस्तान में। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो कम हुई, बिनाइन है बड़ी, और ये जो बेस इफेक्ट है, यानी कि पिछले साल 29 थी, उसके ऊपर इस दफ़ा 4.9% हुई। तो आपको बहुत बड़ा रूम मिला कि आप अपना जो पॉलिसी रेट है वो बतदरीज कम करें, और वो अब 13% पे आ गया है। देखिए इसका फ़ायदा क्या है। आप आज गाड़ी लेने जाइए, आपने 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी, तो आप पिछले साल 22 लाख रुपया सालाना की किस्त दे रहे होंगे। इस साल आप 12 लाख की किस्त दे रहे होंगे, 13 लाख की किस्त दे रहे होंगे। अगर ये इतना बड़ा फ़र्क पड़े तो इससे जो मैन्युफैक्चरर है वो एक मशीन ख़रीद सकता है, जो एग्रीकल्चर वाला है वो ट्यूबवेल लगा सकता है। इसी तरह जो मईशत का पहिया है वो चलता है। पर याद रखिए कि ये जो इस वक्त आपको रूम मिला है, जो स्पेस मिली है, उसके सबसे बड़ी वजह IMF की एंगेजमेंट है, और ये क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए कि इस मैक्रो स्टेबिलिटी को, जिसका मतलब अफरात ज़र में कमी, बैरूनी खसारा भी संभल गया है, कुछ सरप्लस है $200 मिलियन का पहले 5 माह का, और तीसरा रिजर्व्स $12 अरब पे हैं। इनको प्रूडेंटली यूज करें, ये क्रिटिकल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, रेमिटेंस ने बहुत बड़ा सहारा दिया है। पाकिस्तान की रेमिटेंस इस साल $3-4 अरब ज़्यादा होगी पिछले साल से, यानी कि 33 से 35 अरब डॉलर की रेमिटेंस लगेगी। तो एक स्टेबिलिटी तो है रुपए की कदर में। पर ये याद रखिए कि रुपए की कदर जो है वो मईशत की जो स्ट्रेंथ है ना, उसको एक्सप्लेन नहीं करती। बट अगर मईशत में स्ट्रेंथ होगी तो रुपया खुद ही जो है वो ठीक हो जाएगा या स्ट्रांग हो जाएगा। सो पहले मईशत को स्ट्रांग करें। जैसे आपने कहा, क्या एनर्जी की कीमतों में कमी हो सकती है? क्या एनर्जी की तंजीम में हो सकती है? मैं माफ़ी चाहता हूँ, इंटरजेक्ट करूँ। एक तो ये बताएं कि ये बाकी तो इंडिकेटर्स बेहतर हुए भी हैं, मगर इन रीजन में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली हम खरीद रहे हैं, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? नंबर 1। नंबर 2, इसका प्रॉपर्टी की मार्केट बुरी तरह बैठी हुई है, और यहाँ असल बेशुमार लोग जो हैं यही काम करते रहते। इसका क्या इम्पैक्ट होगा इस जो पॉइंट जितने बेसिस भी नीचे आया है प्रॉपर्टी पर? और दूसरी ये बात जो मैंने अर्ज़ की, डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी चीज़ सामने रखी है कि क्या एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की बढ़ेगी। कोई 7-8% बढ़ी ही है पिछले साल से, बट हमारा जो एक्सपोर्ट का तनाजुल है हमारे GDP का, वो 9% के करीब है। जो ममालिक 22 से 90% पर हैं जिनसे कम्पीट करना है। इंडिया 22 पर है, वियतनाम 91% ऑफ देयर GDP एक्सपोर्ट करता है। वो तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक हम अपनी मार्केट को कंपेटिटिव नहीं करेंगे, अपनी इंडस्ट्री को, और बिजली के निर्खों में, गैस के निर्खों में कंपेटिटिव नहीं होंगे, उसकी एफिशिएंसी में कंपेटिटिव नहीं होंगे। और वो करने के लिए बिजली की तंजीम नौ, प्राइवेटाइजेशन, पॉलिसी ठीक करना, यानी कि ये सारे इतने फंडामेंटल काम हैं, ये तब तक नहीं होने लगे जब तक कि कोई सर्जिकल टीम आप डेवलप नहीं करते उन एरियाज में जो पाकिस्तान की सर्जरी मांगती है। यही तो बात है सर, यही तो बात है कि जब तक बिजली की कीमतें, एनर्जी की कीमतें कम नहीं होती, उस वक्त तक हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे और अपनी पैदावारी लागत को कैसे दुरुस्त करेंगे? जो बिजली की कंपनियां हैं वो तो मईशत का खून चूस चुकी हैं। तो सर कम सरमाया
लगाकर ज्यादा जाहिर करके मनी लॉन्ड्रिंग कर चुकी हैं सर। $60 मिलियन की जो है मनसूबाबंदी, वो सुना है कि जो मंसूबे थे वो $120 मिलियन में लगाए गए, और ये सारे जो मामलात हैं जिसमें $60 मिलियन का जो सरमाया है वह बैरून मुल्क भिजवाया गया, और $120 मिलियन पर कर्ज जो लिया गया उस पर इक्विटी के जो है 23% से 35% तक उसका मुनाफा लिया गया सर। गैर मुल्की जो जाहिर करके लोन को उसकी सीपीआई जो है वो गैर मुल्की ली गई, तो फिर ये कैसे काम होगा? ये तो काम नहीं हो सकता है, इसलिए कि जो आपका यूनिट का रेट है वो तो 45 रुपए से लेकर 68 रुपए और 69 रुपए और 70 रुपए तक जा रहा है सर। 94 और 2002 की पॉलिसी के तहत आई थिंक एक कॉन्टेक्स्ट ऐसा था, बहुत प्रेशर था, 11-12 एवरेज घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। पाकिस्तान ने एक बॉन्ड इशू किया डॉलर डिनोमिनेटेड 17% पर, और लोगों को बताया कि वो ये माहदे करके ये लगा लें। आई एग्री विद यू, आई थिंक बहुत बेहतर माहदे हो सकते थे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि स्टेट जब तक कैपेसिटी नहीं बिल्ड करेगी तो पॉलिसी साजी ठीक नहीं हो सकती। इसी तरह एक वीक रेगुलेटरी निज़ाम है मुल्क में, नेप्रा ओगरा सबको अगर आप इकट्ठा करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो टैरिफ भी ठीक नहीं दे सकते, कंपेटिटिव बिडिंग नहीं कराई, इसलिए ऐसा हुआ है जो आपने कहा है। आप फोरेंसिक ऑडिट कर सकते हैं, हीट रेट ऑडिट कर सकते हैं, आपने वो भी कभी नहीं किया। और ये किसी और पे ब्लेम करना कि वो आए नहीं करवाने के लिए स्टेट की रिट को एग्जर्ट करना थ्रू द रेगुलेटर, ये स्टेट का काम था। अब लेट्स लुक फॉरवर्ड, इन मुआहदों को टेक और पे से टेक एंड पे के सिस्टम पर ले जाइए, कोई हाइब्रिड सा बना लें, कहीं अगर कैपिटल कॉस्ट देनी है दीजिए, इनको ख़त्म कीजिए, डेट रीप्रोफाइलिंग कीजिए 2015 के मुआहदे की, सो जो डेट का बर्डन है वो टूटे। पर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? 19 रुपये इस वक्त कैपेसिटी है, वो 1.5-2-3 रुपए कम हो जाएगी। असल बात तो ये है कि 5 रुपए तो पड़े हैं जो लाइन लॉसेस और आप चोरी होने देते हैं मुल्क में। 3 रुपए 40 पैसे तो हैं जो डेट सर्विसिंग सरचार्ज है। 8 रुपए का आप तकरीबन लेते हैं जीएसटी और बाकी टैक्सेस। सो नतीजा ये है, प्राइवेटाइजेशन, टैक्सेस ठीक करना, टैरिफ के निज़ाम को ठीक करना, ये सारे इतने बड़े काम हैं। जनरल मुशर्रफ 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ के गए थे, आज 2500 अरब का पावर सेक्टर में है और 2500 अरब का गैस सेक्टर में है। सोचिए कि हमने क्या किया, मतलब 5000 अरब रुपए खड़ा है जिसको हैंडल करना है। अब ये सारे काम करना इतना बड़ी टीम मांगता है। मैं हमेशा कहता हूँ HR इज़ पॉलिसी। हम ना HR बिल्ड कर पाए हैं पॉलिसी में, ऑपरेशंस में, स्टेट रेगुलेशन में। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और बात करना चाहता हूँ, जरा इससे हटके भी हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अब सवाल एक और है। सवाल ये है कि ये पॉलिटिकल इकॉनमी का सवाल भी हो सकता है। बात ये है कि हमारे पास जो खबरें आई वो ये थी कि जी इतने IPPs फलां पार्टी के पास हैं, रूलिंग के पास इतने, फलां पार्टी के पास, रूलिंग पार्टी के पास हैं, एक PM साहब के फर्जंद अर्जमंद के पास है जिसका कुछ लेना देना अब्बाजार से नहीं है। जिस तरह वो उन्होंने कहा था रज़ाक दाऊद साहब ने कि जी मैं अब अजीम खिदमत के लिए आ गया हूँ और ये ठेका डैम का तो मेरे बच्चे का मेरा कुछ लेना देना नहीं है। व्हेन पॉलिटिक्स एंड बिजनेस जॉइन हैंड्स और पॉलिटिकल पावर आती है तो फिर तो डॉक्टर साहब इसको ठीक कौन करेगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको ठीक करना स्टेट के अदारों का काम है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये काम तो नेप्रा, ओगरा, SECP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये सारे काम इनके करने वाले हैं। ये चीज़ें इन्होंने देखनी है, इसीलिए रेगुलेटर बनाया जाता है कि वो रेगुलेट कर सके। पाकिस्तान में नेसेंट रेगुलेटर्स हैं, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी इंतहाई कमज़ोर है, और फिर माजरत के साथ और अदब के साथ ये बात कि हमने उनको रिटायरमेंट का एक जरिया बना दिया है। मैं आज भी कहता हूं कि कैपेबिलिटी टू रेगुलेट पाकिस्तान में नहीं है, ये इंपोर्ट ही करना पड़ेगी, पर हम नहीं कर पाते। इसी तरह जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं कुछ, उनको तो शायद मिनिस्ट्रीज़ होना ही नहीं चाहिए, बड़ी प्रोफेशनल बॉडीज़ होना चाहिए। एक एनर्जी मिनिस्ट्री होनी चाहिए जो सारी मिनिस्ट्रीज़ यानी कि जो डिविजन्स हैं, पेट्रोलियम है, वाटर है, पावर है, इन सब को मुंजमद करके एक बने जो एक पॉलिसी साजी कर सके। और फिर उसके नीचे जो मातहत अदारे हैं ये उनका भी
सर बिजली की 3 कंपनियां जो हैं, जो बिजली की सप्लाई कंपनियां हैं, वो 9 ट्रिलियन रुपए जो है वो खुर्द-बुर्द कर गई, ये IPPs वगैरह, ये हुकूमत खुद मानती है। तो क्या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ताकि आगे जो कंपनियां हैं वो भी इस पर जो है वो सबक सीखें और बिजली की कीमतें भी कम हो और पैदावारी कीमत भी कम हो और इनका फोरेंसिक ऑडिट भी हो? फोरेंसिक ऑडिट कहते कहते तो शायद अब एक दहाई गुजर गई है। सरकार में भी कहा करता था, फिर मैं कहता था हीट रेट ऑडिट भी करा लें, पर कंपनियों ने स्टेज ले लिए। यार रुकिएगा जरा, हीट रेट ऑडिट क्या है और इसमें वो कोयले या वो उसमें वो क्या वारदात थी, वो भी थोड़ा सा बता दें हमें। कि जितना तेल इस्तेमाल होना चाहिए कि क्या वही इस्तेमाल हो रहा है कि उससे बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है और पैसे बहुत ज़्यादा के चार्ज किए जा रहे हैं। सो हम वो भी नहीं कर सके, फिर स्टेज हो गए उस पर, बहुत सी कबातें रहीं और गवर्नमेंट कभी भी उस तरह के फॉलो अप्स नहीं दे सकी, वो फ्रेमवर्क्स नहीं ला सकी, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकी। और जो ये माहदे भी हुए ये इंतहाई प्रेशर के दौर में हुए, पर 2015 में मेरा ख्याल है कि ये प्रेशर नहीं था और हम बहुत बेहतर काम कर सकते थे। उन माहदों की भी अब रीप्रोफाइलिंग डेट की ज़रूरी है और उसमें अभी भी खातिर खा आई थिंक प्रोग्रेस नहीं हुई है। ये इतना बड़ा बोझ है एनर्जी का, अगर एनर्जी सेक्टर की तंजीमें नौ नहीं करेंगे नहीं कर सके सर, ये क्या मिली भगत थी या कैपेबिलिटी का इशू था? इशू क्या था सर, आपने क्या देखा? Pakistan not being able to do all these things is a technical and a professional problem, number one. Pakistan not being able to do it is an HR problem. That is number 1 problem. Number 2 problem is of course कि HR build होते उसका impact आते वक्त लगता है।